मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर के इस सीक्वेंस में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहला नंबर आ गया किसका, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, फिर हो जाएगा एरियल मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये तीनों जो मैग्निफिकेशंस हैं, इसका स्वरूप जो है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को लीनियर मैग्निफिकेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो बनाया जाता है वो उसी को हम लोग जो है मुख्य मैग्निफिकेशन के फॉर्म में लाते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली जो है अदर टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन के फॉर्म में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और हम सब जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। जैसे कि हम लोग को पता है कि आज हम लोग एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, एरियल मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है और रेयर भी होता है। इसका इस्तेमाल डायरेक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कर सकते हैं। तो एक एक करके सब में पहले हम लोग सबका डिस्कशन करते हैं और उससे आधारित जो है, उससे आधारित जो डायरेक्टली पूछा जाता है न्यूमेरिकल, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ में ये बात का ध्यान रहे कि जो न्यूमेरिकल हम लोग बना रहे हैं उसका जो मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम जो होता है, वो लैटरल या लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में ट्रांसफॉर्म करके हम लोगों को दिखाना पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ डायग्राम ऑलरेडी समय के बचत के लिए बनाया जा चुका है। ये है कनकेव मिरर और ये रहा एपीवी। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट किया गया है, ये ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट जो दर्शाया गया है वो प्रिंसिपल एक्सिस से के अलोंग दर्शाया गया है। यानी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोग यहाँ दूरी दर्शा रहे हैं। तो ये हो गया आपका फोकस पॉइंट। यहां से एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, ये रहा ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज जो है जाहिर सी बात है बियॉन्ड सी है, तो इमेज लाई करेगा कि सी और एफ के बीच में। अब यहाँ एक बात देखना है कि ऑब्जेक्ट की लंबाई अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ज्यादा है, तो इसको निकालने के लिए फार्दर एंड में देखिए इसकी लंबाई जैसे दिया हुआ है u बेस 2 और जो पहला इंड है इसका हो गया u बेस 1। तो कितनी लंबाई की ऑब्जेक्ट है उसको निकालना है, तो सीधा हम लोग u2 माइनस u1 कर देंगे, तो ये निकल गया डेल्टा u। वेरी इजी। अब इसका इमेज इस जगह पर आई क्रिएट हो रहा है। इसका फार्दर जो दूर का छोर है, क्योंकि सब दूरियां चाहे किसी भी तरह का मैग्निफिकेशन, भाई दूरी तो हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे, तो पोल से यहाँ इसका फार्दर इंड की दूरी है v2 और पहले इंड का है v1। यहाँ माइनस कर दिए तो ये निकल गया डेल्टा v। यानी इससे हम लोग को पता चल गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट और इमेज कितने लंबाई के हैं। बस इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज एक्सियल, और इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ एक और भी आ रहा है कि ये छोटे वस्तु में नहीं लागू होते हैं। यानी ये जो सूत्र अभी आगे आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बोला गया। हम लोग तो जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ माइनस v बाई यू, माइनस तो यहाँ लगेगा ही, ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन का पार्ट हो गया, तो ये तो रहेगा ही। लेकिन यहाँ जो हम लोग दिखा रहे हैं वो v2 माइनस v1, ये जो है आपका इमेज का जो है लेंथ, ये है इमेज का लेंथ, इमेज लेंथ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, या लेंथ ऑफ इमेज कर देते हैं, है ना। ये लेंथ ऑफ इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है पहली बार, लेंथ ऑफ इमेज। और ये जो हम लोगों का आया u2 माइनस u1, ये पहले बताया चुका है ऑब्जेक्ट का लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां जो है ये ऑब्जेक्ट का लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग पहले यहां सॉल्व कर चुके हैं। यहां अगर हम लोग देखेंगे तो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू डेल्टा u, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डेल्टा v। अब इसी का जो है रेशनलाइज कर दीजिए, तो ये आ गया आपका माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा u। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा रहे, छोटा करने का मतलब हुआ कि अभी जितना बड़ा हम लोग ऑब्जेक्ट को दर्शाए हुए हैं, अगर इसी साइज में बहुत छोटा रहे, देखिए जैसे इसमें से ये लेंथ जो है बहुत ही स्मॉल है, तो जाहिर सी बात है
कि ऐसे ऑलमोस्ट पॉइंट की तरह अगर हम लोग लेते हैं तो अगर इसका लेंथ निकालने के लिए कहता है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए if length of object is smaller than ml is equal to minus dv with respect to du। अब रहा कि इसके लिए देखिए ये जो फॉर्मूला निकलता है वो दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जब आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब ये स्फेरिकल मिरर मोशन में होता है तो इमेज का जो वेग निकालना है, वेलोसिटी या स्पीड जो निकालना है, उसमें भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ रिलेशन निकालने के लिए हम लोग को इसके तरफ जाना पड़ेगा। अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल देन व्हाट विल हैपन, चलिए देखते हैं क्या होगा। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, ये जो है स्फेरिकल मिरर के सूत्र से चलते हैं। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या होता है, जरा सा इसको डेराइव करके दिखाते हैं, क्योंकि इसी का प्रयोग हम लोग मूविंग मिरर के जो रहेगा, जैसे साइड मिरर हुआ है ना, उस में से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, जैसे जैसे हम लोग बाइक को चलाते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में जो मिरर के अंदर इमेज बन रहा है उसका वेलोसिटी भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ क्या है कि एक टर्म है जो कांस्टेंट है और वो है f। इसी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन, विद रिस्पेक्ट टू u, है ना, क्योंकि सारे झगड़े का जड़ जो है वो कौन है, u। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लाते हैं, यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/v with respect to du प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/u with respect to du is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ 1/f with respect to du। अब एक बात तो पक्का है कि इसमें से f जो है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। यानी यहाँ हम लोग को पहले आप देख लीजिए, है ना, फ्रॉम मिरर्स फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू u। अब पूछा जा सकता है ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि u का पोजीशन जब आप बदलेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी पर डिपेंड कर रहा है भी, दैट्स व्हाई ये तो एकदम सिंपल सा फंक्शन का रूल है कि भाई जिस पर डिपेंड कर रहा है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x, एक y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ जो है u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ये v/u या u/v जो है सूत्र पर होगा, सभी लोग इस फॉर्मूले से वेल नोन है। तो यहाँ लाते हैं, अब क्या हो रहा है, इसके तरफ चलते हैं। तो इसकी तरफ जाने के पहले यहाँ हम लोग जरा सा देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ हम लोग का है पहला नंबर, नाउ ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी यहाँ जो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ 1/v विद रिस्पेक्ट टू du, और ये आपका प्लस हो जाएगा, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/u विद रिस्पेक्ट टू du इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि f क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सबको पता है। चलिए तो f बराबर यहाँ हो गया कांस्टेंट। अब जो बारी आ रहा है, चलिए तो यहाँ जिस सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा वो है, जैसे y बराबर जो कब y इज इक्वल टू, अगर मान लिया जाए v/u है, तो आप कैसे डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू dx अगर कर रहे हैं तो dy विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे आप, u को बाहर निकालेंगे, dv विद रिस्पेक्ट टू dx हो गया, माइनस अगर v को बाहर कीजिए तो du विद रिस्पेक्ट टू dx सबको पता होगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ मैच करेंगे तो पता चलेगा कि पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगेन यहाँ क्या करेंगे, पहले v को निकालिए बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू du, और माइनस इस बार 1 को बाहर निकालेंगे, dv विद रिस्पेक्ट टू du डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का जो है वो है आपका v स्क्वायर हो गया।
बराबर यहाँ इसको निकालते हैं तो ये वाला देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आ जाएगा -1/v² और dv विद रिस्पेक्ट टू du, एक आ गया। फिर इसी तरह से अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें सिमिलरली, फटाफट डिफरेंशिएशन ये किया हुआ नहीं, शॉर्ट कर मारा हुआ है किताब में, तो इसीलिए कर दिया जा रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/u विद रिस्पेक्ट टू किसे करना है du, तो उसी तरह से सूत्र में बैठाइए, क्या हो जाएगा, तो u को बाहर निकालते हैं जी पहले, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू du हो गया। फिर अगर 1 को बाहर निकालेंगे du विद रिस्पेक्ट टू du एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये वाला तो आपका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये वाला कट जाएगा। इसका मतलब कितना बचा, -1/u²। यानी यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सीधा बैठा देंगे, देयरफॉर यहाँ आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/u विद रिस्पेक्ट टू du का रिजल्ट आपका कितना आ रहा है, देखिए -1/u²। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, सीधा बटा नीचे निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसका आ गया आपका -1/v² dv/du इज इक्वल, यही जो है इधर वाले में है प्लस, तो ये माइनस हम लोग का आ रहा है, देख लीजिए है ना, ये वाला जो है -1/u² आ रहा है, तो इस जगह पर -1/u² इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/v² dv विद रिस्पेक्ट टू du इज इक्वल टू 1/u², इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, पक्का हो गया, और dv यानी माइनस, यस यहाँ जो है माइनस, इसको रखते हैं माइनस dv विद रिस्पेक्ट टू du इज इक्वल टू v²/u², इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -dv विद रिस्पेक्ट टू du इज इक्वल टू v/u का होल स्क्वायर। और सबको याद होगा कि ये v/u जो है वो क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, यस इट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अब रिजल्ट यहाँ आपका आ गया dv विद रिस्पेक्ट टू यानी dv/du इज इक्वल टू -m², ये ठीक। अब यहाँ जो है ना, ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट का लेंथ है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और u जो है वो ऑब्जेक्ट का लेंथ यानी इमेज का लेंथ हो गया dv और ऑब्जेक्ट का लेंथ हो गया du। यहाँ जो है आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूड, ये जो हम लोग अभी निकाले वो था फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लार्जर ऑब्जेक्ट के लिए है, और स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे इधर ले सकते हैं। तो इसका रिलेशन जो है यहाँ आपको मिल गया, ये आप ध्यान से रखेंगे, है ना, ध्यान में रखेंगे तो प्रॉब्लम आपका बनेगा। अब आते हैं कुछ इस पर आधारित दोनों तरह के, यानी जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं, छोटा ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रॉब्लम एग्जाम्पल लेते हैं और बड़े ऑब्जेक्ट के लिए भी लिया जा रहा है। चलिए तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और यहाँ कहा गया है कि एक हींग रड है जिसकी लंबाई f/3 है, वो स्थित है कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। यहाँ भाई वर्टिकल नहीं है, बार बार याद दिला रहे हैं, ये वर्टिकल एक्सिस यानी इस तरह से कनकेव मिरर पर, या तुरंत यहाँ हम लोग बना रहे हैं इसका डायग्राम, और डायग्राम में जैसे बोला जा रहा है कि एक थिन रड है जिसकी लंबाई f/3 है अलोंग द एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ है, one end of its magnified image such is one end of rod, the length of image is। एक काम करते हैं, डायग्रामेटिकली ज्यादा बात समझ में आएगी तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली चलते हैं। एक कनकेव मिरर लिया गया, ठीक हो गई पहली बात। अब इसका कह रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो एक काम करते हैं, पहले प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ये नाम दे देते हैं कनकेव मिरर का APB, इस पर रखा गया है। जरा सा रखते समय ध्यान रखना है कि लेफ्ट ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस इसका है ना, इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस पर C पॉइंट दर्शा दे रहे हैं, हो गया। अब इसमें से बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है
ये ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज के जो है एजेस टकरा रहे हैं। मैग्नीफाइड इमेज है, इसका मतलब साफ हुआ कि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। चलिए तो यहाँ ये सी को और ऑब्जेक्ट दोनों का जो है हम लोग टच करवाने वाले हैं क्या, तो एज, और इसके लिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रड सेपेट रखना पड़ेगा। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट का शेप along the axis of along the principal axis of concave mirror। अब इसमें से ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको कह देते हैं कि भाई ये सी है और ये लगभग आधी दूरी पर हो गया एफ। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो इमेज बन रहा है थोड़ा सा इसको और हम लोग क्लोज कर देते हैं ताकि बात पूरी क्लियर हो। यानी यहाँ जैसे बोला गया है रड थोड़ा सा ऊपर दिखा रहे हैं ताकि सबको नजर आ जाए। दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट जो है वो करना ही पड़ेगा हम लोग को सी, और इधर रख देते हैं एफ। ये है ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट का ये प्लेसमेंट रहा है। अब प्लेसमेंट रहा है तो जाहिर सी बात है ये लंबाई जो है वो बता रहा है f/3। चलिए एकदम आराम से ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए, ये फोकस पॉइंट हो गया। ऑब्जेक्ट की लंबाई f/3 है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि भाई जो इसका मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है उसका एक छोर टच कर रहा है किससे, ऑब्जेक्ट से। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ इमेज क्या हो। अब ऐसा करते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज के प्लेसमेंट को दर्शाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये रहा इमेज का प्लेसमेंट, ये बड़ा इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, और यहां देखिए ये दोनों का छोर टच कर रहा है। तो ये हम लोग अब रेडी कर चुके हैं। इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि डिफरेंशिएशन हो सके। ये आपका रहा इमेज। अब ऐसा करते हैं कि अब सी जो दिखाया गया है, सी से यहाँ ऑब्जेक्ट की ये जो पहला डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, क्योंकि कह रहा है कि ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ एलोंगेटेड है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, को ऐसा हो नहीं सकता है कि जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे इधर पीछे तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा नहीं सी और एफ के बीच में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे सी के बाद के पास अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहीं उल्टा उसका प्रतिबिंब बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ये भी बात हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ सीधी सी बात ये समझना है कि ये जो है सी यहाँ अगर हम लोग रखेंगे सी और एफ के बीच में तो इसका इमेज उल्टा बनेगा, है ना। अब कंडीशन के अनुसार कर रहा है कि इमेज का एक छोर जो है टच कर रहा है, इसे टच कर रहा है जी, तो ऑब्जेक्ट के एक एंड से टच कर रहा है। तो यहां से अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो जैसे होता है क्या, देखिए f बराबर होता है r/2। जाहिर सी बात है r को हम लोग लिख सकते हैं 2f, पक्का हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2f जो होगा वो ऑब्जेक्ट का एकदम दूसरे छोर से लंबाई हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो है ना, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज जो हम लोग को ऑब्टेन हो रहा है उसके हिसाब से ये वाला जो है आपका जो सी से दर्शाया जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि u का मान वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u, जो यहाँ से ऑब्जेक्ट का वैल्यू निकालना है, ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ से हम लोग इसको निकालना पड़ेगा। और ये अगर हम लोग देखें तो 2f हो गया डिस्टेंस, और इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर निकालें तो नाउ यहाँ सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो अब हम लोग जो है वापस आते हैं आर्किन रड ऑफ लेंथ 1 f/3 lies along the axis of the concave mirror of a concave mirror of focal length L f 1 end of its magnified image touches 1 end of rod, the length of image is, अर्थात डेल्टा v का मान पूछा हुआ है, डेल्टा u का मान दिया हुआ है f/3। तो यहाँ जो है ना गिवन जो है ये डायग्राम के बाद हम सीधा यहाँ क्या करते हैं, आपको सीधा दिखाते हैं कि भाई दिया हुआ क्या है। तो सिंपल सा बात यहाँ जो है गिवन किया हुआ है क्या, गिवन डेल यू का मान दिया हुआ है f/3 हो गया। इसके बाद में डेल यू और u का मान अगर हम लोग निकालें तो इस जगह पर 2f माइनस f/3 हो जाएगा, यानी 2f माइनस f/3 हो गया। इसका मतलब हुआ u का वैल्यू यहां सीधा हो जाएगा 3, और 3 का मतलब हुआ 6f माइनस
6f माइनस f इज इक्वल टू 5f/3 आ गया। अब भाई देखिए, अगर आपको डेल्टा भी चाहिए तो जब तक आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं निकालेंगे तब तक नहीं होगा। अब सीधी सी बात, यहाँ हम लोग को एक बात पता चल रहा है, वही इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रहा, तो सारी दूरियां जो है यहाँ कनकेव मिरर के केस में, ये जो है P से C, P से F, फोकल लेंथ, या मान लिया जाए कि इमेज डिस्टेंस, सब कुछ यहाँ नेगेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले आप हम लोग यहाँ टचेज के दिखा दिए हैं, सारा कुछ दिखा दिए हैं। अब भी का मान निकालना पड़ेगा। अब भी के लिए यहाँ हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है देखिए। हम सबसे पहले आते हैं नाउ, थोड़ा सा इसका हम स्पेस बना लेते हैं और यहाँ सीधा जोड़ते हैं नाउ, क्या भाई 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हेयर दिया हुआ क्या क्या है देखिए, u का मान नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि कनकेव बहुत सारे क्लासेस जा चुके हैं, ये सब बताया हुआ है। u का मान नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में हम लोग जा रहे हैं, p से दूरियां मापी जा रही हैं, इसीलिए ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ से p से f, सारा चीज नेगेटिव होने वाला है। p से f ले लेंगे, p से c ले लेंगे, तो ये दूरी नेगेटिव होगा। हालांकि हम लोग निकाल के रखे हमें u का वैल्यू, तो फिलहाल अभी भी यहाँ नेगेटिव हो रहा है। u का मान आया है, देख लीजिए u का मान कितना है 5f/3, तो ये हो जाएगा -5f/3 एंड f की जगह पर हम लोग को -f लेना पड़ेगा, है ना। क्यों -f लेना पड़ेगा जी? क्योंकि ये कनकेव मिरर है, इसीलिए इसको -f कर दिए। अब नाउ बैठाते हैं, तो 1/v प्लस और माइनस, यहाँ जो है -5f और इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू -1/f, या यहाँ हम लोग डायरेक्ट पहले उसी के सीक्वेंस में लिखते हैं जैसे पहले है 1/-f। चलिए अब इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/v माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3/5f इज इक्वल टू -1/f। चलिए तो यहाँ जो है 1/v माइनस 3f प्लस इंटू माइनस हो गया, 3/5f इज इक्वल टू 1 -1/f। अब ऐसा करना है, 1/v इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, तो 3/5f माइनस 3/5f, यानी ये वाला जो है 5f है, तो ये हो जाएगा 3/5f प्लस में हो गया -1/f एंड दैट्स इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू, सीधा ले लेंगे 5f, ये रहा। अब 3 और माइनस, इसको हम लोग सीधा 3 माइनस कर देंगे 5, तो ये आ जाएगा, और 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 2 माइनस में 2/5f, दैट इज v का वैल्यू आ रहा है 5f माइनस में डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया v का वैल्यू, ठीक। अब क्या करना है कि इसमें से जरा सा पीछे देखेंगे तो ये वाला वैल्यू घटाना पड़ेगा हम लोग। चलिए घटा करके देखते हैं कितना आया। ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, ये क्वेश्चन में भी डाला हुआ था। ये आ गया v का मान, ठीक, v नेगेटिव दे रहा है, इसमें से कोई विडंबना की बात है नहीं, क्योंकि असल में ये रियल इमेज है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी दूरी निकालने वाले हैं यहाँ से, तो देखिए इधर से -2f और माइनस करना है किसमें, v में, क्योंकि ये भी साइन नेगेटिव है, तो यहाँ हम लोग v का डेल्टा v का मान निकाल रहे हैं। डेल v बराबर यहाँ करते हैं -f 1/2, माइनस करना है 2r को, 2f को, और 2f अपने भी माइनस है, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे, है ना, क्योंकि ये का करना पड़ेगा तो ये भी करना पड़ेगा, तो 2f ये हो गया। अब इसमें से बैठा देते हैं, चलिए तो आ गया डेल v इज इक्वल टू -5f/2 माइनस 2f, यानी अब अगर हम लोग डेल्टा v सॉल्व करें तो ये आ गया 2 -5f प्लस 4f, यानी यहाँ हम लोग का डेल्टा v आ जाएगा -f/2, दैट इज, ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि रियल इमेज है, बार बार बोला जा रहा है, दैट इज
डेल्टा भी बराबर आना चाहिए 1/2f, क्योंकि ये मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, क्योंकि सारा चीज यहाँ नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि सारी दूरियां नेगेटिव ली जाएंगी, क्योंकि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में सारी दूरियां हैं। चलते हैं और नेक्स्ट जो है ये मेडिकल मानक पीएमटी जो EMU होता है 2012 में पूछा गया है। कुछ कुछ इसी तरह से धीरे धीरे शामिल किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो रहते हैं, a very short linear object of length L lies on the axis of a spherical mirror, यहाँ जिसका फोकल लेंथ f है, at a distance u from the mirror, its image has an axial length L dash equal to। लेकिन भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ना वेरी शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है। यानी अगर हम लोग पीछे चले तो जहां सूत्र हम लोग डेराइव किए हुए हैं उसके पास चलते हैं। ये कहानी है, यहाँ देखिए क्या है, ये देखिए, यानी ये m स्क्वायर के बराबर है, dv/du इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर। मॉडुलस से काम लेना है ना, विवेक से काम लेना है, तो यहां हम लोग आते हैं सॉल्यूशन। चलिए चुपचाप बैठाते हैं। क्या होता है कि भाई ये जो वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है वो है माइनस m स्क्वायर। हो गया। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग सीधा एब्सोल्यूट वैल्यू में इस्तेमाल करते हैं, m/L इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक, अब m के लिए आप दूसरा वैल्यू डायरेक्ट बैठा सकते हैं और चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इस जगह पर लिख सकते हैं क्या सूत्र, dv विद रिस्पेक्ट टू du इज इक्वल टू m स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ जो है ना m को हम लोग v/u के अलग दूसरे फॉर्म में ले आते हैं और यहाँ बैठा देते हैं। कैसे बैठेगा, देखिए ये रहा इक्वेशन नंबर 1, यहां से लाते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हो गया। अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/u इज इक्वल टू, या सीधा जो है u के टर्म में जो पीछे निकाला हुआ था उससे भी आप कर सकते हैं मैग्निफिकेशन का। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, पीछे डेरिवेशन कर दिया गया है। तो m बराबर हम लोग निकाले थे f/u माइनस f, है ना। पीछे देखेंगे शॉर्ट फॉर्मूले में, या जब चाहिए आपको मन आप निकाल सकते हैं। इसमें से कहीं कोई ज्यादा मुसीबत झेलने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्मूला है। तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बैठा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी दैट इज ये वाला सूत्र डाल देते हैं। तो ये वाला सूत्र डाल दिए, डेल्टा v/डेल्टा u du इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f अपॉन u माइनस f का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये रहा। अब जो है इस जगह पर हम लोग को क्या करना है, जरा सा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है भाई dv का मान निकालना है ना। इट्स इमेज हैज एन एक्सियल लेंथ दिया हुआ है, क्या ये तो दिया हुआ है हम लोग का, dv इज इक्वल टू L डैश, dv इज इक्वल टू L डैश। और ऐसा करते हैं कि इसमें से ऑब्जेक्ट जो है एंड du जो है इसको मान लिया गया L, तो यहाँ हम लोग बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, L डैश बाय L, क्योंकि यहाँ देखो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है तो मानने की जरूरत नहीं है, क्या है, वेरी शॉर्ट और लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ L। तो यहाँ देखिए dv की जगह पर L डैश बैठा दिए, du की जगह पर L हो गया, और ये रहा f बाय u माइनस f का होल स्क्वायर। Therefore L डैश का मान आ जाएगा, ये तो एकदम पुट द डाटा एंड गेट का आंसर है। किसे मैच करता है, वो ये वाला हो गया L, है ना। क्या किया गया, पीछे वाला जो सूत्र हम लोग डेराइव किए उसी पर बैठाना, क्योंकि वहां तो आना ही था, एग्जाम्पल आ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बात। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आने, अगले टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन की तरफ चलते हैं, और ये है एरियल मैग्निफिकेशन, यानी एरिया का बात नहीं किया जा रहा है। ठीक, सो एरियल मैग्निफिकेशन m/a क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज एरियल मैग्निफिकेशन, या एरिया मैग्निफिकेशन सिंपल टाइप से बोल सकते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। अब कुछ करना नहीं है, एरिया ऑफ इमेज
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका नोटेशन ये रहेगा। अब एक बात ध्यान रखना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन से ये रिलेटेड कुछ इस तरह से होता है, एम ए बराबर ए आई बाय ए ओ वी बाय यू स्क्वायर, या नहीं तो यही जो अभी हम लोग बैठाए हुए थे उस तरह से, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया हुआ है, माइनस अंदर ले जाइएगा तो एफ माइनस यू है ना, ये एफ माइनस वी, इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो उसी एरियल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, और इसमें से एक स्क्वायर है जिसका साइड 3 सेंटीमीटर लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इससे अच्छा है इतना जल्दी जल्दी पढ़ने से डायग्राम को ही साथ में लेके चलते हैं। ये कनकेव मिरर, बात पक्का हो गया कि इसका फोकल लेंथ होने वाला है पक्का नेगेटिव, ये खींच दिए, हो गया। अब इसमें से बोला जा रहा है कि भाई एक स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर को प्लेस करते हैं, हो गया, और ये प्लेस किया जा रहा है एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंथ, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मामला फिट हो गया कि भाई सी के बियॉन्ड है ना, तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ सी को रख देते हैं, है ना, इस जगह पर हम लोग सी को रख देते हैं। तो ये सी हो गया, इसकी आधी दूरी एफ हो गई, हो गया। अब इसका इमेज बनेगा, जाहिर सी बात है कि ये इमेज इसका हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ये हो गया क्या इमेज, वेरी गुड। प्रत्येक साइड इसका दिया हुआ स्क्वायर का सारे साइड्स जो होते हैं बराबर होते हैं, जिसमें से बोल रहा है कि सेंटर जो है वो कनकेव मिरर के एक्सिस पर लाई कर रहा है, वर्टिकल है, ये ऐसे है ना। स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर लोकेटेड है, यानी एरिया कितना होगा जी स्क्वायर का, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो क्या होता है ये का स्क्वायर, ठीक, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोगों को पता है। यू का मान 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जाहिर सी बात है कि इधर से इंसिडेंट रे आएगा, है ना, तो सारी दूरियां नेगेटिव होंगी, यहाँ बेहिचक हम लोग लिख सकते हैं यू का मान -25 सेंटीमीटर, एफ भी जो है -10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब फॉर्मूले के तहत हम लोग को काम करना है। देखिए यहां क्या करना है कि एरिया जो है वो हम लोग को निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग सिंपली ए आई बाय ए ओ करते हैं, और इसको निकालने के बाद में हम लोग पहले तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालिए, और इसी में से यहाँ तो बोल रहे हैं ना कि लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है एम स्क्वायर, इसका भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका एम निकालते हैं, और एम निकालने के लिए सिंपल सा सूत्र लागू कीजिए। नाउ मैग्निफिकेशन बराबर है, अभी तो तुरंत लिखे भाई यू माइनस यू एफ, यू एफ बाय यू माइनस एफ। यहाँ देखिए -10 सेंटीमीटर है, ये वाला -25 है, -10 हो गया। अब इसको बैठाते हैं, m इज इक्वल टू -10 -25 + 10, यानी m बराबर आ गया कितना -10 -15, कट जाएगा है ना, कट गया तो m बराबर आ जाएगा 2/3 आ गया। ये मैग्निफिकेशन हम लोग का आ चुका है, और पीछे वाले सूत्र से अब इसके तरफ चलते हैं। और तीसरा वाला सूत्र हम लोग को क्या बता रहा है कि एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m स्क्वायर, यानी m का स्क्वायर है, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है। तो उसकी तरफ चलते हैं, आराम से अपने गर्दन दे दिया ये, है ना। नाउ एरिया ऑफ इमेज, जिसको हम लोग ए आई बोले हैं, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट
ये हो जाएगा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ए वो हो गया बराबर लीनियर मैग्निफिकेशन का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब यहां हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ए बेस आई डिवाइडेड बाय ए बेस ओ इज इक्वल टू एम स्क्वायर का वैल्यू है 2/3, यानी एम का वैल्यू 2/3, इस पर स्क्वायर बैठा दीजिए। ए आई बराबर बाय ए ओ बराबर 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, यानी ए बेस आई बाय ए बेस ओ बराबर, ऐसा कर देना डायरेक्ट, अभी ले जाते हैं उधर, है ना, दूसरे साइड में क्रॉस कर देते हैं, मामला शांत हो जाएगा, एक ही बार फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ए आई इज इक्वल टू 4/9 इंटू ए बेस ओ। पीछे जाकर के देखते हैं ए बेस ओ का मान निकला हुआ है, यस निकला हुआ है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां बैठा देते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात, और ए आई इज इक्वल टू 4/9 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, कट हो गया, देयरफॉर ए आई बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर मिला? यस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। अब आगे आते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये थोड़ा सा स्पेशल पैटर्न है, एंगुलर मैग्निफिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये रेयर होता है और बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो लेंसेज कटा हुआ है। चलिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन थोड़ा सा रेयर केस है और इस पर थोड़ा सा काम कर लेना पड़ेगा, तब हम लोग डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है क्या और इसका लीनियर मैग्निफिकेशन से क्या संबंध है? फिलहाल अभी आप इसमें से कुछ नहीं कर सकते, न्यूमेरिक इसमें से कनेक्टेड नहीं है। इसमें से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब जाएंगे तो इससे न्यूमेरिकल कनेक्ट हो जाएगा। अरे हर जगह न्यूमेरिकल थोड़ी कनेक्ट होता है, कंसेप्ट जहां आपका मैच करेगा वहां जो है इस तरह की घटना घटेगी जब वहां न्यूमेरिकल मिलेगा। तो इसका जो है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कहीं न कहीं संबंध है बहुत सारे जगह पर, है ना। जैसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से कुछ क्वेश्चन जो है रेयर केसेस में निकाला जाएगा और यही इक्वेशन जो है यहाँ निकालेंगे ऑलमोस्ट जो है वही जो है लेंस में भी आएगा। चलिए भाई, तो चलते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, कई जगह ऐसे जगह पर लाजवाब काम करेगा ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल में कि जो आप है ना 2-3 पेज में कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो तुरंत चुटकी बना करके तुरंत बना सकता है। तो दरअसल ये क्या है पहले इससे बचते हैं, डिफाइन करते हैं, जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहला डेफिनेशन लाते हैं, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट रे। ये पहले रिफ्लेक्टेड रे लाना होगा, है ना, इमेज की जगह पर यहां रिफ्लेक्टेड रे to the angle subtended by incident ray to the principal axis भाई ये तो मुखिया है ना, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। इज नॉन एज, इसी को कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। बाकी का जो है ये कहानी कथा जो है ये बोल देगा, है ना। मान लिया जाए यहाँ एक कनकेव मिरर लिया गया जिसका अपर्चर बड़ा नहीं छोटा लेना है, किसी भी हालत में कहीं कैलकुलेशन करें तो ये बात याद रखें कि अपर्चर आपको किसी भी हालत में छोटा लेना पड़ेगा। अब यहाँ बोला जा रहा है, जैसे मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट इस जगह पर किया गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये रेयर कैलकुलेशन है।
एक बात जान जाएंगे, है ना, सामान्य किताब वगैरह में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जो रेयर रहे उसको लपक लेना चाहिए। ये रहा हम लोगों का इंसिडेंट रे। अब एक काम करेंगे, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे पड़ रहा है उस पर नॉर्मल हम लोग खींच देते हैं। चलिए सी से नॉर्मल खींच दिया। हालांकि इसका काम सिर्फ जो है रे डायग्राम तक ही सीमित रहने वाला है। अब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के यहाँ आके मिल गया, ठीक, क्योंकि हम लोग को इंसिडेंट रे और ये रहा आई, ये गया रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ये प्रधान अक्ष है, ठीक। मान लिया जाए कि ये तो सी है ही, ये हो गया एफ, है ना, में सी और एफ के बीच में लाई कर रहा है पक्का। ये हो गया अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला है, तो ये मान लिया गया अल्फा, और एंगल सबटेंडेड बाय रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया बीटा। डेफिनेशन में क्या कह रहा है इसको अभी छोड़ते हैं। ये हो गया रे डायग्राम, ये हम लोग का रे डायग्राम है। हल्का सा पूछ कर देते हैं, माना लेट अपर्चर एपीबी ऑफ मिरर इज वेरी शॉर्ट। भाई ये अगर वेरी शॉर्ट हो जाएगा तो कहानी बदल जाएगी, क्योंकि ये P के नजदीक और B जो है P के नजदीक। पीछे लेक्चर में जब हम लोग 1/v + 1/u = 2/r या 1/v + 1/u = 1/f जब डेराइव कर रहे थे तो वहां पे दिखाया गया था कि इसका फल क्या होने वाला है। चलिए इसका फल भी हम लोग देख लेंगे। ये नॉर्मल हो गया है ना, तो आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा टेंड्स टू 0 एंड बीटा टेंड्स टू 0। और ये अगर हो गया तो हमेशा ध्यान रखें कि साइन अल्फा लगभग बराबर टेन अल्फा लगभग बराबर अल्फा हो जाएगा, एंड बी साइन बीटा अप्रोक्सीमेटली पीछे बताया हुआ, पूरा डिटेल में बताया हुआ है, वीडियो को देखिए आपको सारा पता चल जाएगा, ठीक। और ये रहा बीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है कि भाई एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो एंगल सबटेंडेड बाय रिफ्लेक्टेड रे टू द एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट। देखिए ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रहा है जी, बी बना रहा है, और ये बना रहा है अल्फा, बीटा, बी नहीं बीटा। अब हम लोग सीधा चलते हैं जरा सा गेन फ्रॉम रे डायग्राम, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, सीधे चलिए देखिए यहां आपको पता चल जाएगा सब। खाली जहां कौन रहेगा खड़ा हो जाना है, एंगल बराबर लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस हो गया, तो यहां हो गया PA बाय PO, ठीक। यहां आ जाएगा बीटा अल्फा बराबर PA अपॉन PO एंड बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PA बाय PI, ठीक। अब यहां बैठाइए। नाउ एम थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में है आपका PA अपॉन PI डिवाइडेड बाय PA अपॉन PO हो गया, PA कैंसिल हो गया। अब बारी आया एम थीटा इज इक्वल टू PO अपॉन PI यूजिंग यूजुअल डिनोशंस, और यूजुअल डिनोशंस का इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा PO माइनस U PI माइनस V, तो यहां हम लोग करेंगे m बेस थीटा इज इक्वल टू माइनस U बाय
माइनस भी, मामला पलट गया, कट जाएगा है ना, तो आ जाएगा एम थीटा बराबर यू बाय भी। अरे भाई क्योंकि एम बराबर होता है मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू v बाय यू, देयरफॉर अगर ये 1 बाय m कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, u बाय v हो गया, पक्का हो गया। तो नाउ यहां हम लोग देख सकते हैं कि m थीटा बराबर कितना आ रहा है, u बाय v, मतलब क्या हुआ 1 बाय m। अर्थात ये जो है एक बहुत ही लाजवाब फॉर्मूला है जो हम लोगों को ऐसे ऐसे जगहों पर साथ देगा, मत पूछिए, एकदम लाजवाब है ना, शॉर्ट प्रॉब्लम करने में ये माहिर है। तो ये था आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन, रेयर है। तो ये लाजवाब फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे और फिर आपका आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल और जुड़ेंगे क्योंकि अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जुड़ेंगे, जिसमें से कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की बात की जाएगी, जिसमें से हम लोग स्फेरिकल मिरर को कंबाइंड करेंगे, दोनों के जो संयोग यानी जो कॉम्बिनेशन होगा उसके रिजल्ट से जो इमेज बनेगा उसकी चर्चा की जाएगी। साथ में न्यूमेरिकल बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे और फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबको शुभ रात्रि, फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर में।